नमस्कार दोस्तों, गुलास आईएएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कॉमेट की बात करेंगे, यानी कि धूमकेतु की बात करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि धूमकेतु क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या है, इनके भाग क्या होते हैं और इनका हमारे मानव जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है और यह हमारे पृथ्वी के वातावरण को कितना प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। आज का लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों देखते हैं धूमकेतु क्या होते हैं। तो धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु सौरमंडल का ही एक निकाय होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी होता है, उपग्रह हैं इत्यादि सौरमंडल के एक निकाय है, उसी प्रकार से धूमकेतु भी एक सौरमंडल का निकाय होता है। अब बात कर लेते हैं यह किससे बने होते हैं। यह धातुओं से बने होते हैं, जिसमें निकिल होते हैं, लोहा भी होता है इत्यादि के साथ साथ में पत्थर, चट्टान, धूल, गैस, बर्फ इत्यादि से बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी अवस्था की। तो यह जिस प्रकार से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इनके चक्कर लगाने के अनुसार इनको दो भागों में हम लोग बांट कर देख सकते हैं। एक है छोटे, यानी कि जो सूर्य के पास में चक्कर लगाते हैं, उस एक धूमकेतु हैं, और दूसरे जो धूमकेतु होते हैं वह सूर्य से काफ़ी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। जो पास में चक्कर लगाते हैं वो अंडाकार पथ पे चक्कर लगाते हैं और 6 से लगभग 200 वर्षों में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, जबकि जो दूरी पे चक्कर लगाते हैं वो लगभग 1000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करते हैं और यह एक चक्कर पूरा करने के बाद अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी पथ की। तो यह एक परवलयाकार पथ पर गतिमान होता है, यानी कि परवलयाकार होगा या दीर्घ परवलयाकार पथ होगा तो उस पर चक्कर लगाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है कि धूमकेतु के भाग क्या हैं। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, एक नाभि होता है, दूसरा कोमा होता है, तीसरा पूंछ होता है। यदि नाभि की बात करें तो इसमें धातुओं से निकिल, लोहा इत्यादि के साथ साथ में चट्टान, पत्थर से मिलकर बने होते हैं। यदि इनके वेश की बात की जाए, इनके आधार की बात की जाए, तो यह 100 से लगभग 80 किलोमीटर चौड़े अथवा बड़े होते हैं। इसके बाद देखते हैं कोमा। कोमा क्या होता है कि नाभि के चारों ओर का वह भाग होता है जहाँ पर धूल अथवा गैस इत्यादि इकट्ठी होती हैं। तो जब यह सूर्य का तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने की वजह से इनका वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाता है और यह करोड़ों मील की दूरी में फैल जाते हैं। और जब धीरे धीरे तापमान और बढ़ता जाता है तो यह धीरे धीरे इनका एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं और एक पूंछ का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। और इस पूंछ की स्थिति की बात की जाए, यह सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि सूर्य की तरफ जब यह धूमकेतु जाता है तो उस अवस्था में सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्य से निकलने वाली जो लौ होती हैं तापमान की, उसके प्रभाव के कारण से यह पीछे की तरफ हमें दिखाई देता है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें मिथेनॉल होता है, जिसका सूत्र होता है, मिथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH, या और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसका सूत्र होता है HCN। और फिर फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसका सूत्र होता है CH2O। फिर इसके बाद एथेनॉल की बात कर लेते हैं, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। और एथेन की बात कर लेते हैं, एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnHn, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें 2009 में एक खोज हुई थी, जिसमें देखा गया था कि हर एक धूमकेतु में अमीनो अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है। जो अमीनो अम्ल उपस्थित होता है उसे हम ग्लाइसिन कहते हैं। ग्लाइसिन का भी यदि हम सूत्र देखते हैं तो ग्लाइसिन का सूत्र होता है C2H5NO2, यानी ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है, C2H5NO2 होता है। यदि इसका IUPAC नाम देखें तो इसका IUPAC नाम होता है 2 अमीनो एथेनोइक एसिड। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं
इनके नामकरण की। तो इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, इनके नामकरण को 4 भागों में हम लोग बांट कर देखेंगे, जिनमें से पहला भाग है वर्ष के आधार पर, यानी कि जो धूमकेतु जिस वर्ष खोजा जाएगा उसी वर्ष के आधार पर इनका नामकरण किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि जैसे 1580 का एक महान धूमकेतु है, यानी कि उसकी खोज 1580 में हुई थी, और 1882 में धूमकेतु की खोज हुई थी, तो उसे कहते हैं सितंबर 1882 का धूमकेतु। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है कि वैज्ञानिक के नाम के आधार पर जब नामकरण किया जाता है, तो देखते हैं कि पहले जो धूमकेतु खोजे जाते थे उस वर्ष के नाम पर रखते थे, लेकिन जब वैज्ञानिक एडमंड हेली मतलब अध्ययन कर रहे थे इनका, तो उन्होंने देखा कि एक ही धूमकेतु है जिसे कुछ समयांतराल के बाद वो दोबारा देख रहे हैं, यानी कि कुछ वर्षों के बाद वो दोबारा देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि ये वर्षों के नाम पे रखा जाएगा तो एक ही धूमकेतु के कई नाम हो सकते हैं, यानी कि उनके वर्ष के आधार पे वो कई रूपों में व्यक्त हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने इसके नाम देने को सुझाया, तो लोगों ने उन्हीं के नाम के आधार पे इसका नामकरण किया, और सबसे पहले खोजा जाने वाला जो धूमकेतु था उसको हेली नाम दिया गया, और वही है। तो इन्हीं के नाम के आधार पे उसको पहला नाम दिया गया। इन्होंने उसके सापेक्ष में एक बात कही थी कि यह 1957 में हमें पुनः दिखाई देगा। इन्होंने भविष्यवाणी की थी, परंतु वह भविष्यवाणी उस समय नहीं सच हुई, लेकिन 2 साल बाद पुनः वह दिखाई दिया था, जिसके आधार पर उनके नाम के आधार पर हेली धूमकेतु नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं कि हमारा अगला टॉपिक नाम से ही है कि किसी साधन के नाम पर रख देना, यानी कि किसी साधन के नाम पर कैसे रखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जिस अंतरिक्ष यान अथवा कैमरे से उस धूमकेतु को खोजा गया है अथवा देखा गया है, उसी के नाम के आधार पर उसका नामकरण किया जाएगा। जैसे हम लोग स्वान को ही देख लेते हैं। स्वान जो अभी वर्तमान में एक धूमकेतु की खोज हुई है, वह एक कैमरे के नाम पे रखा गया है। तो इसी प्रकार से हम आगे बात कर लेते हैं कि सुमेकर देवी नाम जो रखा गया है, 2005 में खोजा गया था सुमेकर देवी फर्स्ट। तो उसकी संकल्पना जो है उस वैज्ञानिक के नाम पे की गई है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, इस सुमेकर देवी हमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन सुमेकर करके है। तो आगे हम देखते हैं, जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। ये 1984 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का एक आयोजन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि धूमकेतुओं का नाम किस आधार पर रखा जाए। तो उन्होंने देखा कि जिस वर्ष में वह धूमकेतु खोजा जा रहा है उसी वर्ष के नाम पे, अथवा किसी जिस पखवाड़े में खोजा जा रहा है उस पखवाड़े के नाम पे, अथवा उसका यानी कि खोजने जाने के क्रम पर नाम रखा जाए। यानी कि यदि एक वर्ष में 2 अथवा 2 से अधिक धूमकेतुओं की खोज होती है तो उनके क्रम के आधार पर उनका नामकरण किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नामकरण से जुड़ने वाले सफिक्स क्या होते हैं, यानी कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो जिस प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण IUPAC देता है और उसके साथ में सफिक्स जोड़ देता है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इनके सफिक्स भी जुड़ते हैं, जिसे PCXDA के 5 भागों में बांटकर देखते हैं। ये अब P वाले की बात करें यहाँ पे, तो P श्रेणी में कौन से धूमकेतु आएंगे कि वे धूमकेतु आएंगे जो अपनी एक चक्कर पूरा करने में लगभग 200 वर्षों का समय लेते हैं, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 200 वर्षों के बीच में अपना चक्कर वो पूरा कर लेते हैं, तो वो P श्रेणी के कहलाएंगे। और C श्रेणी में हम लोग देखते हैं वे धूमकेतु आते हैं जो अपना चक्कर पूरा करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो एक बार ही हमें दिखाई देते हैं, दोबारा नहीं दिखाई देते हैं। तो ये अनावर्ती वाले धूमकेतु कहलाते हैं, अथवा C श्रेणी के धूमकेतु कहलाते हैं। अब X श्रेणी पे आते हैं, तो X श्रेणी में देखते हैं कि इस प्रकार के धूमकेतु आते हैं जो एक ही चक्कर पूरा नहीं कर पाते हैं, चक्कर पूरा करने से पहले नष्ट हो जाते हैं अथवा टूट कर गिर जाते हैं, तो उन्हें X श्रेणी के हम धूमकेतु कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं D श्रेणी के, वे धूमकेतु होते हैं जो टूट चुके होते हैं अथवा गायब हो चुके होते हैं, उन्हें हम D श्रेणी के धूमकेतु कहते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम A श्रेणी के धूमकेतु की। तो A श्रेणी के धूमकेतु वे धूमकेतु कहलाते हैं जो अपनी
जो गलती बस उन्हें धूमकेतु कह दिया जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि वो धूमकेतु नहीं होते हैं, बल्कि वह एक क्षुद्र ग्रह होते हैं। अब उदाहरण स्वरूप में देख लेते हैं। हेल-बोप धूमकेतु जो था उसका नामकरण किया गया था C/1995O1, यानी कि यह सी ग्रुप का था। तो यानी कि अनावर्ती एक बार केवल देखा गया, दोबारा देखने की संभावना समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि हेली जो था, साइमन हेली ने जिसको खोजा था उसका नाम था 1P/168-2Q1, यानी कि 1982 में खोजा गया था। तो उसका नाम रखा गया 1P, यानी कि यहाँ पे जो सफिक्स जुड़ा था, प्रीफिक्स जुड़ा था, वह पहले श्रेणी या पी श्रेणी का माना जाता है, यानी यह एक बार अथवा एक बार से अधिक दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं हम धूमकेतु स्वान की। तो इसकी खोज 2020 में ही 25 मार्च को किया गया। तो ये खोज किसके द्वारा किया गया? तो सोहो के द्वारा इसको खोजा गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। अब बात कर लेते हैं, यह अंतरिक्ष यान में जब खोजा गया तो वह कैमरे के आधार के नाम पे उसका नामकरण किया गया कि अंतरिक्ष यान में वह स्वान नाम का कैमरा लगा था, जिसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि IAO के अनुसार इसका नाम क्या है। तो ये IAO के अनुसार इसका नाम है C/2020F8 रखा गया। अब यहाँ पे हम लोग C की बात कर लेते हैं। यह एक बार ही हमें दिखाई देगा, दोबारा देखने की संभावना समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं हम, यह पृथ्वी के बहुत पास आने वाला है, यानी कि पृथ्वी के बहुत पास से होकर गुजरेगा, यानी कि 7.5 करोड़ मील की दूरी से यह गुजरेगा और यह दक्षिणी गोलार्ध से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके रंग की। तो यह हरे रंग का होता है, परंतु यह धीरे धीरे इसकी जो पूंछ होती है वह नीले रंग में दिखाई देती है। कारण क्या है? यहाँ पे मीथेन गैस है। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है, परंतु जब यह सूर्य की तरफ जाता है तो सूर्य की तरफ से सूर्य की तरफ जाता है तो तापमान से इसका वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से जो होता है मीथेन जलने लगता है, और जलने की वजह से यह नीले रंग में दिखाई देता है। मीथेन जब जलता है तो वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, इस वजह से यह नीले रंग में उसकी पूंछ दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, आज कि इस धूमकेतु के बात समाप्त हुई, परंतु इसमें एक और हम बात देख लेते हैं कि जो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी इसी के ऊपर, और उस पुस्तक का नाम है मीटरियोलॉजी, यानी कि धूमकेतुओं से संबंधित है। तो उन्होंने बताया कि इनका जन्म पृथ्वी के बाहर हुआ था और ये वातावरण में आते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। इसी के आधार पे इन्होंने एक पूरी किताब लिखी है। और यहीं पे आज हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।